नमस्ते दोस्तों। द्वारकाधीश दर्शन के बाद आज हमारी गाड़ी बढ़ रही है भारत के उस जगह जहां इतिहास ने बार बार करवट बदली है। वह स्थान जहां चंद्रमा ने शिव की आराधना की थी और जिसे विदेशी आक्रांताओं ने 17 बार लूटा और खंडित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोमनाथ की, जो द्वारका से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस यात्रा में हमको लगने वाले 4.5 आवर्स। वैसे ये कोस्टल हाईवे हमें कई ऐसे नज़ारों से रूबरू कराएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। रोड कंडीशन अभी बहुत अच्छे हैं और मेरे राइट हैंड साइड पे ये होटल है जहाँ काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं इसको रोड को क्रॉस नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग था। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक के नाश्ते कर सकते हैं या खाना भी खा सकते हैं। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ करूँगा लेक। ये लेक बहुत ही बड़ा है और अगर मेरे पास ड्रोन होता या हम थोड़ी और ऊपर हाइट से देखते तो यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता। फ़िलहाल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस ब्रिज की लेंथ एटलीस्ट 1 किलोमीटर तो होगी, क्योंकि इस स्पीड में गाड़ी को क्रॉस करने में भी थोड़ा समय लगा। अब पोरबंदर के पहले वाला टोल आ रहा है सामने। अभी तक तो रोड कंडीशन हमें बहुत ही अच्छे मिले और रोड अच्छे हैं तो टोल भी पे करने में मज़ा आता है। वैसे इन टोल प्लाज़ा पे कोई भी भीड़ नहीं है, कोई भी जाम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत थोड़ी ही गाड़ियाँ इस रोड पे चलती हैं। बट ये छुट्टियों का सीज़न है और काफ़ी लोग बाहर से भी गुजरात घूमने आते हैं इस ठंड के सीज़न में। फिर भी कोई ट्रैफिक नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना हमें टोल चार्ज लगता है और हमें पड़ा ये 135 रुपीज़ का। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है ये है पोरबंदर में स्थित जो कोस्ट गार्ड की सेटअप है, ये उसका बाउंड्री वॉल है। और हम लोग शहर के अंदर नहीं जाते हैं। अच्छी चीज़ है कि ये रोड शहर से आपको बाईपास करके लेके जाती है, तो कोई भीड़ भाड़ ऐसा कोई ट्रैफिक हमें फेस नहीं करना पड़ता है। और पोरबंदर शहर गांधी जी के नाम से भी बहुत मशहूर है। यहीं उनका जन्म 1869 में हुआ था और इस शहर में एक सुदामा जी का मंदिर भी है, काफ़ी फेमस है। वैसे सुदामा जी के मंदिर पूरे इंडिया में बहुत कम है और जो यहाँ पे है वो काफ़ी फेमस मंदिर है। पोरबंदर को क्रॉस करते हुए अगर आप इस ब्रिज से लेफ़्ट में जाके और क्रॉस करते अंदर से राइट की तरफ तो आप पोरबंदर शहर में चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को जाना है सोमनाथ और हमें इस ब्रिज पे स्ट्रेट क्रॉस करना है। भावनगर 400, सोमनाथ 140 किलोमीटर्स। पोरबंदर हमारे राइट साइड पे था 8 किलोमीटर। आगे भी कुछ एरिया पोरबंदर का है रोड के किनारे, क्योंकि ये रोड एक्चुअली पोरबंदर को बाईपास कर रही है। पोरबंदर के 3 साइड से ये रोड है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं माधवपुर बीच। माधवपुर का एक अपना ऐतिहासिक महत्व भी है और ये जो बीच है ये काफ़ी फेमस है गुजरात में। इसको गुजरात का गोवा भी कहा जाता है। तो चलिए गाड़ी को पार्क करते हैं और चलते हैं बीच पे। ऊँट भी है भाई, बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बच्चों को बैठाओ, किनारे किनारे घुमाएंगे आपको, बैठियो। बीच पे ये प्लास्टिक वगैरह तो है, बट अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी नज़ारे तो सही है यहाँ के भाई। इधर नारियल पानी वगैरह है, छोटे मोटे खाने वाने के लिए इधर सामान भी मिल जाएगा। बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये ऊँट बड़े कलरफुल, इनके ऊपर
सजाए हुए हैं, तो अच्छा है नज़ारा यहाँ का। ये बीच वैसे है बहुत लंबा, और ये टूरिस्ट जो द्वारका सोमनाथ के बीच में आती जाती रहती है, और आसपास के लोग हैं जिनको बीच घूमना हो, क्योंकि यही वो होंगे, और दूसरा कोई तो नहीं आएगा यहाँ। अच्छी जगह, अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा देर रुक के आपको भी आराम मिल जाएगा और बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि रोड के उस साइड गाड़ी खड़ी है, बीच में कोई कट नहीं था, तो वो थोड़ा सा केयरफुल हो के आप लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा टाइम, आधा घंटा बिताने के लिए जगह। माधोपुर की सुनहरी रेत पर जब आप इन सजे धजे ऊँटों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान खुद चलकर समंदर से मिलने आया हो। यह सिर्फ एक सवारी नहीं है, यह कुदरत की दो अलग अलग ताकतों का संगम है। एक तरफ अरब सागर का अंतहीन शोर, और दूसरी तरफ इन रेगिस्तानी जहाज़ों की खामोश और राजसी चाल। जब आप ऊँट की पीठ पर सवार होते हैं और वह अपने भारी कदम गीली रेत पर रखता है, तो आपको ज़मीन से ऊपर उठकर समंदर की विशालता देखने का एक नया नज़रिया मिलता है। ठंडी समुद्री हवाओं के थपेड़े, ऊँट के गले में बंधी घंटियों की आवाज़, यह सब मिलकर एक ऐसी फिल्म की तरह लगता है जिसमें आप खुद मुख्य किरदार हैं। ऊँट की हर डगमगाती चाल के साथ जब आप लहरों के किनारे से गुजरते हैं तो आपको महसूस होता है कि ज़िंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, सुकून तो इन्हीं धीमी और सरल चीज़ों में है। एक अच्छी बात है इस बीच पे कि एक तरफ जहाँ आपको ये धीमी मस्ती भरी ऊँटों की राजसी चाल का अनुभव कराता है, वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे करके इस एटीवी राइड का भी मज़ा ले सकते हैं जो आपको रोमांच से भर देगी। जैसा कि देख सकते हैं ये बीच काफ़ी लंबा है, और आप अगर थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो ये आपको और लंबी राइड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम ऑलरेडी बिता लिया है और आगे हमें सोमनाथ जाना है, तो हम लोग यहाँ से टर्न लेते हैं। वैसे मैंने इतने डिस्टेंस के लिए इनको 100 रुपीज़ पे किया है और मज़ा 1000 रुपये का मिल रहा है। तो एक साइड में हाईवे, दूसरे साइड में समंदर, और साइड में बैठे वो सीगल्स। मज़ा आ जाता है यहाँ का व्यू देख के। और एटीवी राइड पर जब हवाओं की तेज़ झोंके आपके चेहरे पे लगते हैं तो वो एक अलग माहौल बन जाता है। जैसे हमने काफ़ी एंजॉय किया, और आप भी यहाँ पे रुक के एंजॉय कर सकते हैं और अपनी द्वारका से या पोरबंदर से सोमनाथ की यात्रा में एक नया चैप्टर ऐड कर सकते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे, लगता है मछली के शिकार में ये सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। और ये पीछे हाईवे आप देख सकते हैं, गाड़ी उधर से जाते हुए बिल्कुल हाईवे के पैरेलल में है ये बीच। ये जो देख रहे हैं आप निशान, ये सारे ऊँट के पैर हैं। ये देख,
जो स्कूल के भी बच्चे आए हुए हैं। और ये ऊँट का टोपी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ये फन पार्ट है, देखो चश्मा और टोपी दोनों ही है। बैठिए, बैठने के टाइम पे काफ़ी झटके से ऐसे लगता है आज मैं गिर ही गया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चल रहे हैं हम गाड़ी की तरफ। पीछे देख रहे होंगे, पीछे यहाँ पे छोटे मोटे सामान मिलते हैं। और ये ठीक रोड के उस पार पार्किंग है अवेलेबल। अगर आप पोरबंदर की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे अपोजिट साइड में पार्किंग में रोक के आप गाड़ी को कुछ खा भी सकते हैं और यहाँ से आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं। अभी हम लोग माधोपुर से सोमनाथ के बीच में हैं और यहाँ इतने सारे नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी साउथ के शहर को क्रॉस कर रहे हैं। हर तरफ नारियल, और कहीं कहीं तो बीच बीच में नारियल और केले साथ में लगाए हुए हैं। इधर गेहूं की खेती हमारे राइट हैंड साइड में है। ये बेल्ट काफ़ी ग्रीन है, जूनागढ़ का एरिया है। देखिए दोनों तरफ नारियल के पेड़। और साइड साइड में छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं। ये सब छोटे छोटे पौधे हैं साइड में। लिया जाए क्योंकि फिर होटल जाएंगे, होटल में जाके फ्रेश होंगे। सोमनाथ पहुँच के हम लोग फ्रेश हो गए और होटल से निकलते हैं, चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं भीड़ है कि नहीं दर्शन के लिए। तो फाइनली अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं और ये मुख्य द्वार जो इतना बड़ा सा और सुंदर सा बना हुआ है, ये बताता है कि हम सही रास्ते पे हैं। वैसे गूगल मैप भी यहाँ से दिखा रहा है कि आगे जाके अगर लेफ़्ट में जाते हैं तो पार्किंग है। वैसे यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मंदिर है। तो पार्किंग से और मंदिर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और इस पार्किंग में फास्टैग भी चलता है। वैसे मेरे कार का जो चार्ज था पार्किंग का वो है 50 रुपीज़। और हम लोग यहाँ पे कार को पार्क करके और फिर चलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। ये वीर हमीर जी की प्रतिमा है। ये याद दिलाती है कि मंदिर के भव्यता में कितने वीरों का रक्त है। मंदिर के ऊपर का ध्वज चढ़ाने से पहले इनके स्मारक को भी सम्मान अर्पित किया जाता है। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के बाउंड्री वॉल के अंदर जैसे आप प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। आप यहाँ पे लोगों को मुस्कुराते हुए, प्रसाद खाते हुए देख सकते हैं जो मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं। और कुछ लोग इस जल्दीबाजी में है कि जल्दी से जल्दी चल के और भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किया जाए। वैसे होटल से निकलते वक्त होटल स्टाफ ने हमें बता दिया था कि आपको अपना गैजेट्स बाहर क्लॉक रूम में डिपॉज़िट करना पड़ेगा। किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग अंदर अलाउड नहीं है और कोई भी आप डिजिटल गैजेट लेके नहीं जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने गैजेट्स को डिपॉज़िट करेंगे और फिर चलेंगे मंदिर के अंदर। तब तक ये आप देख सकते हैं मंदिर के भव्य नज़ारे को। सोमनाथ मंदिर दर्शन के बाद हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार बिरला ग्रुप द्वारा करवाया गया था, इसीलिए अक्सर इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद श्रद्धालु अक्सर लक्ष्मी नारायण मंदिर में आकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं।
मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप सोमनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस मंदिर को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। यहाँ सुबह की, शाम की आरती का अनुभव विशेष रूप से दिव्य होता है। आप देख रहे हैं सोमनाथ बीच और सामने दिख रहा है भगवान हनुमान की 45 फीट ऊंची प्रतिमा। मान्यता है कि भगवान हनुमान लंका जाने से पहले यहाँ पर विश्राम किए थे। अरब सागर की लहरें, खुला आसमान, ठंडी हवाएं और हनुमान जी की यह विशाल प्रतिमा सब कुछ मिलकर इस स्थान को आध्यात्मिकता और प्रकृति का अद्भुत संगम बना देता है। अब मैं पहुंच चुका हूं सोमनाथ की मरीन ड्राइव पे और यहाँ कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं चलता है। आप सिर्फ यहाँ पे साइकिल रेंट पे ले सकते हैं और आप उससे घूम सकते हैं। शाम के समय यहाँ का नज़ारा सबसे खास होता है। जब सूरज धीरे धीरे अरब सागर में डूबता है तो आसमान के रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। मरीन ड्राइव पर बने बैठने का स्थान, साफ सुथरा वातावरण और समुद्र के साथ साथ चलता रास्ता इसे परिवार और दोस्तों के साथ सैर करने के लिए एक आदर्श बनाता है। सुबह की सैर हो या शाम की ठंडी हवा, यहाँ हर समय एक अलग अनुभव मिलता है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर दर्शन के बाद आप यहाँ कुछ पल रुककर आध्यात्मिक शांति के साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह जगह सोमनाथ यात्रा को और भी यादगार बना देती है। आइए अब इस मंदिर के इतिहास पे नज़र डालते हैं। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रदेव के भगवान, अर्थात भगवान शिव का वह स्वरूप जिसकी आराधना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों के अनुसार जब चंद्रदेव को अपने ससुर दक्ष प्रजापति का श्राप मिला तब उन्होंने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी और यहीं प्रकट हुए, इसलिए यह स्थान सोमनाथ कहलाया। इतिहास के पन्नों में झांकें तो यह मंदिर आक्रमणों और पुनर्निर्माण की अद्भुत गाथा है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा और तोड़ा, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से खड़ा हुआ और पहले से अधिक भव्य। आज़ादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। यह केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जन्म था। मंदिर की बनावट चालुक्यन आर्किटेक्चर पर आधारित है। इस मंदिर की ऊंचाई 155 फीट है और शिखर पर स्थापित ध्वज दिन में 3 बार बदला जाता है, जिसे देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। मंदिर के समुद्र की ओर स्थित बाण स्तंभ पर लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक कोई भूभाग नहीं है। यह दर्शाता है भारत की प्राचीन भूगोल और खगोल विज्ञान की समझ को। जब शाम होती है और लहरों की गूंज के बीच आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं शिव का नाम जप रही हो। सोमनाथ हमें सिखाता है कि मंदिरों को तोड़ा जा सकता है लेकिन आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास बदल सकता है लेकिन संस्कृति नहीं, और पुनर्निर्माण केवल इमारतों का नहीं, आत्मविश्वास का भी होता है। यदि कभी आप गुजरात आएँ तो सोमनाथ जरूर आएँ। यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह एक अनुभव होगा जो मन, मस्तिष्क और आत्मा को छू जाएगा। मंदिर दर्शन के बाद बच्चों के साथ आप सी बीच पे जा सकते हैं सोमनाथ के, और रात के समय यह बीच और अंदर की तरफ दूर बोट पर जलती छोटी छोटी लाइट्स यहाँ के नज़ारे को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ पे बच्चे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं या आप अपने लिए एक अच्छा आइसक्रीम खरीद के खा सकते हैं। अगर आपको कोई सोवेनियर लेना हो अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो बीच के ठीक बगल में एक छोटा सा बाज़ार भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको तरह तरह के सोवेनियर्स मिल जाएंगे, और अगर आप यहाँ से रुद्राक्ष या गुजराती हैंडीक्राफ्ट्स लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। इन सब के साथ साथ बच्चों को अपने अच्छे खिलौने और खाने के लिए अच्छे खाने भी इस सी बीच के किनारे इन दुकानों पर मिल जाते हैं, तो आपको कहीं यहाँ से दूर पैदल चल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर हम कल मिलेंगे गिर के यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।